नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव बेहद नज़दीक आ चुके हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां दमखम के साथ अब मैदान में उतर रही हैं और ऐसे में एक खास शख्सियत की हमारे साथ मौजूदगी है। मैं आपको तारीफ करा दूं, हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। तो बिहार में लगातार अब विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद नज़दीक आ रहे हैं और तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हम देख रहे हैं, वो तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो लगातार जो ये बड़े चेहरे हैं अब इनका बिहार आगमन लगातार हो रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अब एनडीए का जो है इलेक्शन में स्पोर्ट्स मोड ऑन हो चुका है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में अभी सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही चुनाव हो रहा है जी। बिहार विधानसभा का चुनाव अकेला हो रहा है पूरे देश में। तो सारे देश के जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि अपने फॉलोअर्स के पास, अपने वोटर्स के पास अपनी बात को रखें और एक एक आदमी जाके मिले और 1 to 1 मिलना और जितना क्लोजली मिल सकें इस समय। तो सारी पार्टियां ऐसा करती हैं, सारे लोग आके मिल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम देख रहे थे, जैसे कि बात अभी हम जेडीयू और एनडीए की कर रहे हैं, तो महागठबंधन की तरफ से बीते दिनों वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी। अभी हाल ही में बिहार अधिकार यात्रा भी निकाली गई है 16 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में। तो इसका आप क्या मानते हैं सर, बिहार की जनता पर कितना पड़ेगा? देखिए, अभी आपने देखा एसआईआर पे निकाला था जो कि भारी फ्लॉप रहा। पब्लिक तो आती रही है, मिल गए हैं, अपना एक इंतज़ाम करते हैं लोग, वोटर्स को समय कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि आदमी लेकर आओ, हम तुमको टिकट देंगे, इस नाम पे भीड़ तो लगा लेते हैं, लेकिन टोटली उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, टोटल फ्लॉप हुआ। और पूरे बिहार के लोगों ने समझा कि पूरा समय बर्बाद हुआ। उन लोगों का भी सुनने में और टाइम देने में कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से डांटा और किस तरह से इस बात को कहा, उसको मिलाकर लगता नहीं है कि कोई भी तरह का इन लोगों के पास कोई एक मुद्दा है जिसको लेकर आगे चल रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है कि उनके खिलाफ बोलने का इन लोगों के पास कोई बात नहीं है। तो एसआईआर और इस तरह की बातों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा भी था वोटर अधिकार यात्रा के समय पर एक मंच पर आके एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दी थी, लेकिन वही चीज़ तब, क्योंकि ये कहा जा रहा था राहुल गांधी की तरफ से भी और तेजस्वी यादव की तरफ से कि हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन अभी जो तस्वीर निकल कर आई थी, आपने भी देखा होगा, मैं मानता हूँ कि जो ये यात्रा बिहार अधिकार यात्रा निकल रही थी, इसमें एक बार फिर से वो जो गाली गलौच है वो हुई और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस तरफ मंच के गाली दी जा रही है, उधर तेजस्वी यादव का जो है भाषण चालू है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इनका चाल चरित्र है, ये इस तरह के चरित्र के लोग हैं। और हमारा कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो हम सबसे पहले माफ़ी मांगेंगे कि ये गलती हुई है, इसके लिए हमको माफ़ करिए, और उस व्यक्ति से बात करेंगे कि ऐसा काम मत करो। अगर मेरे दिल में सफाई होगी, आप कह रहे हैं कि नहीं हम वहाँ नहीं मौजूद थे, नहीं मौजूद से तो क्या मतलब थी, आपके मंच से दी गई। वहाँ पे कांग्रेस आई का वो मंच था, उससे गाली दी गई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं, उनकी मृत माता जी को, स्वर्गीय माता जी को। किसी की मतलब आप किसी का व्यक्ति के माँ के बारे में, और वो भी स्वर्गीय और देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर आपका कोई व्यक्ति गाली देता है तो सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं, बोलते कि भाई गलतियाँ हुई हैं हमारे लोगों से, मैं उनको, या मेरे लोग नहीं थे लेकिन हमारे मंच से हुआ इसलिए सॉरी। लेकिन उन्होंने वैसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके मन में वही है, उनका चाल और चरित्र वही है। वो लोग कभी भी हमेशा यही काम किया है, अपहरण से लेकर, और लोगों की हत्याओं वाली राज पार्टी रही है आरजेडी। और तो अब उसके साथ वो काम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। और ये एक क्रिमिनल्स का जो एक जमौरा होता था उसका पूरा नेतृत्व किया करते थे आदरणीय लालू प्रसाद जी। आपने मतलब इसीलिए कोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है। तो उस चीज़ को फिर से खड़ा करना चाहते हैं ये लोग चाहते हैं कि एक बार चुनाव में जीत मिल जाए तो फिर वैसे ही फिर से जातीय उन्माद, आपस में झगड़ा, और वही उनकी राजनीति का, वही उनके वोट पाने का रास्ता है। उन्होंने अभी शुरू भी कर दिया है, भूरा बाल साफ करो और ये वो, इस तरह की गंदगी फिर से जो ख़त्म कर दी आदरणीय नीतीश कुमार ने। इस 20-25 साल से जो मेहनत किया है इस प्रदेश में, 20 साल से जो सरकार है, इसमें जो एक एक चीज़ जो देश में जितनी, हमारे प्रदेश में जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, नक्सलाइट्स थे, सबको ख़त्म किया। सोशल इंजीनियरिंग करके एक एक लोगों को ख़त्म किया। आज एक भी उन्माद नहीं है। आप रात को कहीं भी निकल सकते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप रात भर घूमते होंगे, दिन में घूमिए, कहीं कोई डर नहीं है।
एक बार फिर से उसको रिपीट करना चाहते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि काम कहीं एक कोई मौका मिल जाए जिसके थ्रू हम फिर से सत्ता में आ जाएं, और वो जब तक उस तरह का माहौल बनाए रहेंगे हमारा सत्ता बना रहेगा। लेकिन बिहार की जनता अब पढ़ी लिखी है, अब समझदार है। आदरणीय नीतीश कुमार ने बच्चों को, लड़कियों को, सबको पढ़ाया है। वो ये समझ रहे हैं कि फिर से हमको उस समय में नहीं लौटना है, हमको फिर से उस जंगल राज को नहीं देखना है। तो इसके लिए हमारी जनता अब मजबूत है, और जनता बहुत ताकत से नीतीश कुमार जी के पीछे देख खड़ी रही है है। उस जी चीज़ को जी कि जी, हमने वो आप क्या कितना भी देखा, कुछ बिल्कुल। बरगलाने की कोशिश करिए, जनता बरगला अब वो मुगालते में नहीं जनता आने वाली है। समझदार है, ठीक है सर। ये भी है अब, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि कल 24 तारीख है और CWC की बैठक यहाँ पर कल आयोजित होनी है, और अब 84 साल बाद ये बैठक यहाँ पर हो रही है, आज़ादी के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है ये बेहद ऐतिहासिक रहने वाली है। तो धरातल की अगर हम बात करते हैं इस बार, तो क्या आप क्या मानते हैं कि CWC की बैठक का कितना असर बिहार में होगा? देखिए, असर तो कुछ नहीं होना है। अभी क्या है कि पूरे देश में फ्लॉप हो गई है कांग्रेस, और कांग्रेस को एक चुनाव का एक माहौल मिला है, तो वो आरजेडी के साथ मिलके एक माहौल बनाना चाहती है, और कोई कार्यक्रम उनके पास नहीं है, तो अपनी बैठक कर रही है। CWC के बैठक से बिहार प्रदेश के प्रगति या किसी काम से क्या मतलब? वो तो उनका वर्कर का बैठक है ना, वो तो CWC के मेंबर्स आएंगे, उसमें बड़े नेता आएंगे, अपना मीटिंग करेंगे और जाएंगे। वो तो कहीं भी कर सकते हैं, वो तो गोवा में भी कर सकते हैं, वो तो पौंडीचेरी में भी कर सकते हैं, उसी तरह वो बिहार में कर रहे हैं। उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, और जनता से कोई मतलब ही नहीं है। जनता किससे उनका कोई लगाव ही नहीं है इस चीज़ में। ठीक है। अभी सर हमने बीते दिनों देखा था कि जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं अब प्रशांत किशोर, वो तमाम, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि अब चुनाव बेहद नज़दीक है, लेकिन ऐसे में आरोप प्रत्यारोप होते होते एनडीए के भी तमाम लोगों पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। नीतीश सरकार में जो मंत्री हैं उनके ऊपर तमाम सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों, चाहे संजय जायसवाल हों, अशोक चौधरी हों, मंगल पांडे हों, तमाम लोगों पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि अवैध संपत्ति भी है। इन सब पर आपका सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी की स्थिति यह है कि उन्होंने कोई काम तो किया नहीं, और किसी तरह का कोई काम वो बता नहीं सकते हैं कि हमने प्रदेश के लिए, क्योंकि न चुनाव लड़े हैं न कुछ। तो अभी उनका सबसे बड़ा एक काम उनको समझ में आ रहा है कि दूसरे के चेहरे को धूमिल करके अपना चेहरा चमका लें। अगर बीजेपी के लोग थोड़े धूमिल होंगे, जेडीयू के लोग के थोड़े धूमिल करें, चाहे अनर्गल बोलें या झूठ बोलें, क्योंकि बात एक बार फैल जाती है मीडिया में तो उसको ठीक करने में टाइम लगता है, और चुनाव में बहुत कम समय है। तो अनर्गल बात जिसका कोई बेस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और खुद से मैंने बोल रहे थे किसी मंत्री पे, मैंने सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई एजेंसी नहीं हूं कि मैं ये बताऊं कि ये साक्ष्य सही है कि गलत है। तो आपको जब खुद ही नहीं पता है कि वो सही है कि गलत है, तो आप समय आने पर मैं सबूत बता दूंगा। समय, अभी तो आपने कहा कि मैंने सुना, लाइन सुना उनका, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, क्योंकि मैं कोई एजेंसी नहीं हूं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हूं नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो जब आपको खुद ही नहीं पता है तो आप क्यों किसी के चरित्र पर या किसी चीज पर इल्जाम लगा रहे हो भाई? लेकिन सिर्फ इसलिए कि वोट चाहिए आपको, या लोग उनका चेहरा धूमिल होगा तो आपका थोड़ा चेहरा ऊपर होगा। तो अपने बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है प्रशांत किशोर जी। बिहार की जनता हर लोगों को पहचानती है, आपके बारे में भी जानती है, और आजकल तो गूगल ऐसा है कि आपके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, वो पूछ लेते हैं कि प्रशांत किशोर जी पहले क्या करते थे, पहले किस पार्टी में जाते थे। स्टेटमेंट दिखा दिया पूरा उनका कि इन पे कितने चंदा आ रहे थे, किन किन कंपनियों से चंदा। हाँ, मैंने देखा था, कुंतल कृष्ण जी भी बहुत एक पत्रकार उनका देखा मैंने, वो दे रहे थे और उन्होंने पूरा प्रूफ और के साथ दिया। तो एक दूसरे पे प्रत्यारोप करने का मतलब, मैं तो कहता हूं कि उनकी बात सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक वो कुछ करें नहीं, कुछ करके नहीं दिखाएं, तो उनको बोलने दीजिए। उनके बोलने का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब होगा जब आप प्रूफ करेंगे कि आपने क्या किया, आपने क्या काम किया। आप ऐसा बोलते हैं कि मेरा 10-20 सीट आ जाएगा ना, तो मैं उससे कहूँगा कि दूसरे पार्टी में चला जाए। फिर किस लिए अपनी पार्टी बना रहे हो भाई?
किस लिए अपने लोगों को, अपने जनता को बरगला रहे हो? किस लिए अपने लोगों को कह रहे हो कि हमको वोट दो? हमारे विधायक जीत के आएंगे तो मैं बोलूंगा दूसरे पार्टी में चले जाओ, दूसरे पार्टी में सर चले एक भी बहुत बड़ा क्या सवाल तरीका है? कहते हैं क्या कि नॉन पॉलिटिकल गांधीवादी बात है? गांधीवादी बताते हैं अपने आप को सर, लेकिन जो शराब है उसको चालू करने के लिए लगातार वो बोल रहे हैं। और इसमें ये बात भी निकल कर सामने आई है कि वाईएसआर और टीडीपी को टेंडर दिया जाएगा है शराब की कंपनी चलाने के लिए। ये भी बात खुलकर निकल कर आई देखिए, है एक सामने। बात जान लीजिए, बिहार बहुत बड़ा शहर है और यहाँ टेंडर्स के लिए बहुत बड़ी बातें होंगी। अगर दारू खुले तो बहुत से बड़े बड़े लोग आना चाहेंगे, यहाँ काम करना चाहेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दारू बंद करके, नशा बंदी करके, उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को सशक्त किया। आज महिलाएं अपने घर में, उनके पति की हिम्मत नहीं है कि वो दारू पी के आके उनको पीट सके, क्योंकि वो एक फ़ोन करेगी और वो अंदर चले जाएंगे। उस सारे पति जो पी भी रहे होंगे कहीं से चोरी छिपे, तो वो भी डरते हुए घर में आते हैं और घर में आके चुपचाप सो जाते हैं। पहले पी कर आते थे और पीटते थे बेटे को, बेटी को और वाइफ को मारते थे और घर का माहौल को गंदगी बनाए हुए थे। आज इतना अच्छा माहौल बिहार में हो गया है। आज औरतें इतनी सशक्त हो गई हैं। ये नशाबंदी पुरुष को सिर्फ दारू छुड़ाने के लिए नहीं किया है नीतीश कुमार ने, औरतों को सशक्त और मजबूत करने के लिए किया है। आज औरत इतनी मजबूत हो गई है कि उसके सामने दारू पीकर कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और कई बार तो ऐसा मैंने देखा है, कई केस ऐसे हैं कि घर की औरतों ने घर के मर्दों को बंद करवाया है फ़ोन करके, आप बदमाशी करिएगा तो भीतर जाइए। बिल्कुल सर। लेकिन अब एक आखिरी सवाल ये भी है सर, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो आरजेडी यहाँ की बहुत पुरानी और मजबूत पार्टी मानी जाती है। एक समय पर लालू यादव और राबड़ी देवी यहाँ पर मुख्यमंत्री बतौर रहे थे। लेकिन अब अगर बात की जाए अभी 2025 में अभी चुनाव के दौरान, तो पहले देखा जाता है कि लालू परिवार में तेज प्रताप जो हैं वो थोड़े से अलग थलग रहते थे, उनके बयानबाजियाँ निकल कर आती थी। लेकिन अब बिहार अधिकार यात्रा के दौरान 18 तारीख को कुछ ऐसा हुआ, संजय यादव का आपने देखा होगा, गाड़ी के बस के फ्रंट सीट पर तेजस्वी यादव की जगह वो दिखते हैं। उसके बाद परिवार में घमासान चालू होता है, रोहिणी आचार्य का एक फेसबुक पोस्ट आता है, तो परिवार के अंदर रोहिणी आचार्य भी एक तरफ से उनके बागी तेवर दिख रहे हैं। तो इस पर आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत पुराने यहाँ के हैं, आपने बिहार को बहुत नज़दीक से देखा है। देखिए, ऐसा है कि लालू जी के परिवार को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना आपको बता दूँ कि लालू जी का जो परिवार है ना, आज वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे गैंग लड़ते हैं ना, गैंग वॉर, गैंग में कि भाई मेरा वर्चस्व इस इलाके पे है, तो आज उनके परिवार के लोग उसी, क्योंकि मेंटेलिटी वही है, मेंटेलिटी क्रिमिनल वाली है, जंगल राज वाली मेंटेलिटी है, ताकत और वर्चस्व। तो अभी परिवार में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उसको लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी अभी अपने वर्चस्व की लड़ाई। वो चाहते हैं कि मेरे और मेरे करिंदों के बीच में कोई ना आए, मैं ही मालिक हूँ और मैं ही मालिक रहूँ। ये लड़ाई दूसरी है। और परिवार के बाकी लोगों को लग रहा है कि मैं आइसोलेटेड होता जा रहा हूँ, मेरे हिस्से जो बैठकर मैं तहसीली करता था, या मुझे इनसे पैसे मिलते थे, या मैं उनको धमका के ले रहा था, वो कम हो रहा है। वो अपना दुकान अलग चला रहे हैं, ये अपना दुकान अलग चला रहे हैं, और सबके दुकान में से ऊपर तेजस्वी जी का है। तो तेजस्वी जी के पास एक व्यक्ति है जिसके नाम पर इतनी लड़ाई हो रही है, क्योंकि सीधा डायरेक्टली उतनी ताकत बना ली है तेजस्वी यादव कि परिवार के बाकी लोग, माता पिता कुछ के साथ, कोई भी उनको अब उस ताकत में नहीं है कि उनको चैलेंज कर सके। तो वो लोग उनके करिंदों को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का खुलकर जवाब दिया है। ऐसे बिहार इलेक्शंस के लिए तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप।